हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाय जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में समझेंगे 60 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके एआईबी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो रिलेटेड है सीआरपीसी से। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है, इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, समझते हैं इन सभी पॉइंट्स में से कौन सा इसका सही जवाब है। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है कि ए थ्रेटन ए पब्लिक टू डेफामेटरी आर्टिकल अबाउट बी अनलेस बी गिव हिम द मनी। यानी कि ए एक व्यक्ति है जिसने बी के अगेंस्ट एक डेफामेटरी आर्टिकल को पब्लिश करने के लिए उसे क्या किया है, धमकी दी है। उसने धमकी दी है, अगर तुम मुझे पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट डेफामेटरी आर्टिकल पब्लिश कर दूंगा। तो बी क्या करता है, उसे अपनी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे पैसे दे देता है। तो इन सभी स्टेटमेंट में से कौन सी सबसे एक्यूरेट है वो हम डिस्कस करेंगे, तो वही हमारा जवाब होगा। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि ए इज गिल्टी ऑफ एक्सटोर्शन as A has put B in fear of injury to his reputation and induced B to give the money। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि ए जो व्यक्ति है वो लायबल है, वो गिल्टी है, दोषी है एक्सटोर्शन के लिए, क्योंकि ए ने क्या किया, बी को धमकाया जिसके कारण उसे अपनी रेपुटेशन को इंजरी ना पहुंचे, इसलिए उसने बी ने ए को मनी दिया था। तो इसलिए यहाँ पर ए जो व्यक्ति है वो एक्सटोर्शन के लिए लायबल होगा। तो हमारा पहला आंसर है वो राइट है। सेकंड पढ़ते हैं, ए इज़ नॉट गिल्टी ऑफ एक्सटोर्शन। ये सही नहीं है, क्योंकि वो एक्सटोर्शन के लिए गिल्टी होगा क्योंकि उसने उसे धमकाया था पैसा लेने के लिए, अदरवाइज वो क्या कर देगा, डेफामेटरी। अगले नेक्स्ट पॉइंट में भी यही लिखा गया है, ए इज़ नॉट गिल्टी, तो ये भी सही नहीं है। लास्ट पॉइंट है, ए इज़ गिल्टी ऑफ एक्सटोर्शन एज हैज़ पुट इन फियर ऑफ फिजिकल हार्म, क्योंकि वहाँ पर बात की गई थी रेपुटेशन की, यहाँ पर बात की गई है फिजिकल हार्म की, तो ये भी सही नहीं है। फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि सीआरपीसी के अंदर इन सभी में से बेसिक राइट क्या है किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने का। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि वो अननेसेसरी रेस्ट्रेन का विषय नहीं होना चाहिए, जो कि बेसिक राइट के बारे में बात करता है जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है। दूसरा क्या है कि उसके पास राइट है अपने लॉयर को प्रेजेंट करने का हर समय पर, जो कि इंटेरोगेशन रूम के अंदर, यहाँ पर ये जो वर्ड डाला गया है एट ऑल टाइम, इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है। और हमसे पूछा क्या गया है कि सीआरपीसी के किस प्रोविज़न के अंदर इन सभी में से अगर कोई पर्सन अरेस्ट हुआ है तो उस पर्सन का बेसिक राइट नहीं है, नोट की बात हो रही है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पर सही होगा। इसके अलावा यहाँ पर थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, राइट नॉट टू बी टॉर्चर्ड और सब्जेक्ट टू कस्टोडियल वायलेशन फॉर इंटेरोगेशन टू रिमेन ह्यूमंस, ये भी हमारा सही है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, राइट टू प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर ऑफ द एक्यूज, ये भी हमारा सही है। ये पॉइंट हमारा गलत है, इसलिए सेकंड हमारा आंसर होगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है कि बेलेबल ऑफेंस में बेल इज ग्रांटेड एज ए मैटर ऑफ राइट।
तो यहाँ पर बेल किसके द्वारा दी जाएगी? क्या वो पुलिस ऑफिसर के द्वारा दी जाएगी? क्या वो कोर्ट के द्वारा दी जाएगी? क्या वो पुलिस ऑफिसर या कोर्ट किसी के भी द्वारा दी जा सकती है? या फिर ए और बी, या तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा या फिर कोर्ट के द्वारा। तो हमारा आंसर 3 ये बिल्कुल सही है। बेल जो है वो ग्रांट की जा सकती है पुलिस ऑफिसर के द्वारा भी और कोर्ट के द्वारा भी। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न क्या है कि सीआरपीसी के सेक्शन 2D के अंदर जो कंप्लेंट प्रोवाइड की गई है, क्या वो कंप्लेंट केवल रिटन में होनी चाहिए या वो ओरल में होनी चाहिए, या वो रिटन या ओरल एक में हो सकती है किसी भी तरीके से, या फिर वो जेस्चर के द्वारा होनी चाहिए यानी कि इशारे से। तो जो हमारी कंप्लेंट है वो किस में होनी चाहिए? या वो रिटन भी हो सकती है, या वो ओरल भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है और लिखित भी हो सकती है। साथ ही इसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन और निकल कर आता है कि कंप्लेंट को कहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 2D जो आपका है वो कंप्लेंट के बारे में बात करता है सीआरपीसी के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है कि पर्सन जो अरेस्ट हुआ है बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर ऑफ हिज अरेस्ट अंडर, कि यह मैंडेटरी है कि जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। यह इन सभी में से किस सेक्शन के अंतर्गत प्रोवाइड किया गया है? तो जब हम सेक्शन 57 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है कि सीआरपीसी के सेक्शन 91 इन सभी में से किस पर अप्लीकेबल नहीं होता है? क्या वो कंप्लेनेंट पर अप्लीकेबल नहीं होता है? क्या वो एक्यूज पर अप्लीकेबल नहीं होता है? क्या वो विटनेस पर अप्लीकेबल नहीं होता है? और या वो पर्सन पर जो ना ही कंप्लेनेंट, ना ही एक्यूज, ना ही विटनेस, यानी इन सभी पर ही अप्लीकेबल नहीं होता। तो हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न ये है कि विटनेस की स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड की जाती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किस सेक्शन के अंदर उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करता है सीआरपीसी के अंदर इन सभी में से? तो 161 के अंतर्गत वहाँ पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि सीआरपीसी के सेक्शन 161 के अंतर्गत जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है विटनेस की, वो रिटन में होगी, साथ ही वहाँ पर उस पर्सन के साइन भी होंगे। यह बात सीआरपीसी के किस सेक्शन में दी गई है? तो जब हम सेक्शन 162 के सब सेक्शन 1 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन है या प्रोविज़न है जो डील करता है कि प्रोसीजर टू एडोप्ट बाय द मजिस्ट्रेट, यानी कि मजिस्ट्रेट के द्वारा फॉलो किया जाएगा कि जब मजिस्ट्रेट कोई कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं तो वो किस सेक्शन के अंतर्गत करते हैं सीआरपीसी के? क्या वो सेक्शन 161 में करते हैं? नहीं। सेक्शन 162 में? नहीं। 163 में? नहीं। 164 में? हाँ। तो यहाँ पर 164 के अंतर्गत यहाँ पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है मजिस्ट्रेट के द्वारा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में जो एक स्टेटमेंट है, साथ ही ये भी हमारा सीआरपीसी से है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर बिना वारंट बिना ऑर्डर के मजिस्ट्रेट के बिना वारंट के
अरेस्ट कर सकता है किसी पर्सन को। इतना पढ़ते ही हमें पता चल गया ये बात कर रहा है सेक्शन 41 की, जहां पर बात की गई है पर्सन को अरेस्ट करने से संबंधित हमारे प्रोविज़न स्टार्ट होते हैं 41 से। 41 में बात की गई है बिना वारंट के जब किसी भी एक्यूज को अरेस्ट किया जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। हु ऑब्स्ट्रक्ट ए पुलिस ऑफिसर वाइल इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी, यानी कि कोई पुलिस ऑफिसर है, सरकारी कर्मचारी है, वो उसको उसकी ड्यूटी फॉलो करने से बाधित किया जा रहा है, या फिर वो जो पर्सन अरेस्ट हुआ है वो वहाँ से एस्केप कर जाएगा। हु हैज़ एस्केप्ड और अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, तो किस सेक्शन के अंतर्गत ये आएगा? सेक्शंस तो हमें पहले ही पता चल गया, ये सेक्शन 41 की बात कर रहा है। अब सेक्शन 41 में किस सब सेक्शन की बात कर रहा है जहाँ पर ये सारी चीज़ें डिफाइन की गई हैं? तो जब आप सेक्शन 41E को पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको यह सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि ऑर्डर ग्रांट एंटीसिपेटरी बेल बिकम operative on arrest on passing of the order by the court prior of arrest या none of the above। तो ये क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए छोड़ रहा हूं, तो आप इसका आंसर जरूर हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन टू पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्जिंग ऑफ हिज ड्यूटी या पब्लिक फंक्शन इज कॉल्ड, यानी कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट है वो अपनी ड्यूटी को फॉलो कर रहा है, अगर हम उसको उसकी ड्यूटी फॉलो करने नहीं देते, उसके लिए बाधा बन रहे हैं, तो क्या इस तरीके का जो अपराध है क्या वो नॉन बेलेबल होगा, गैर जमानती होगा, बेलेबल होगा, जमानती होगा, सिविल रॉन्ग होगा, या फिर इन सभी में से कोई नहीं होगा? तो इस तरह के अपराध जो होते हैं वो बेलेबल ऑफेंस होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है कि सीआरपीसी के किस सेक्शन में विक्टिम के कंपनसेशन की बात की गई है? तो जब हम सेक्शन 357 पढ़ते हैं तो वहाँ पर बात की गई है विक्टिम के कंपनसेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि क्या पर्सन को चार्ज किया जा सकता है एक साथ जॉइंटली, एक साथ ट्राई टुगेदर, एक साथ उसका ट्रायल किया जा सकता है सीआरपीसी के सेक्शन 223 के अनुसार? तो इन सभी में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो सबसे पहले है पर्सन अरेस्ट ऑफ द सेम ऑफेंस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, यानी कि एक ही तरीके का उसने अपराध किया है। पर्सन अरेस्टेड ऑफ एन ऑफेंस और पर्सन एक्यूज्ड ऑफ अबेटिंग और अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस, या फिर वो उस ऑफेंस के लिए उसे उकसा रहा है या प्रयास कर रहा है। पर्सन accused of different offense committed in the course of the same transaction, तो ये सभी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में जो कि एक केस लॉज है। समझते हैं ये स्टेटमेंट किस केस के अंतर्गत दी गई है। अब बात करते हैं, पहले पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। यहाँ पर लिखा गया है अगर कोई भी एक्यूज्ड जिसको चार्ज किया गया है किसी मेजर ऑफेंस के लिए, यानी वो गंभीर अपराध के लिए उस पर चार्ज लगाया गया है, बट वो वहाँ पर गिल्टी नहीं मिलता, यानी कि उसने वो अपराध किया ही नहीं है, लेकिन उसके बाद देयर आफ्टर ही कैन बी कन्विक्टेड ऑफ ए माइनर ऑफेंस, यानी कि बाद में वो एक छोटे अपराध के लिए दोषी माना जाता है। तो अगर फैक्ट एस्टेब्लिश होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि ऐसा माइनर ऑफेंस जो कि उसने कमिट किया है, उसके लिए उसे क्या किया जाएगा, उसके लिए उसका कन्विक्शन किया जाएगा। तो यह बात किस केस के अंतर्गत हेल्ड की गई थी? तो ये
बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, काफ़ी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है। तो ये हमारा स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस तारा दत्ता का केस है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि जो हमारा सीआरपीसी है वो इंश्योर करता है किस चीज़ को? क्या वो इंश्योर करता है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर टू ईच लिम्ब ऑफ स्टेट इज नॉट ब्रीच, या प्रिंसिपल ऑफ कंबाइंड ऑफ पावर ऑफ ईच लिम्ब ऑफ द स्टेट इज नॉट ब्रीच्ड, या ए और बी, या फिर प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ ईच लिम्ब ऑफ द स्टेट इज ब्रीच्ड? तो ये हमारा बात करता है कॉम्बिनेशन की, प्रिंसिपल ऑफ कंबाइंड टू पावर टू ईच लिम्ब ऑफ द स्टेट इज नॉट ब्रीच्ड। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है सीआरपीसी का सेक्शन 6 किस बारे में बात करता है? सेक्शन 6 बात करता है क्रिमिनल कोड की क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि बेलेबल ऑफेंस का क्या मतलब होता है, बेलेबल ऑफेंस कब होता है। सबसे पहला पॉइंट है ए पर्सन हैज़ नो राइट टू रिलीज ऑन बेल अपॉन अरेस्ट, ये गलत है। ए पर्सन हैज़ राइट टू बी रिलीज ऑन बेल अपॉन अरेस्ट, ये बिल्कुल सही है। तो उसे हम क्या कहेंगे? बेलेबल ऑफेंस कहेंगे। राइट टू बी रिलीज इज डिपेंड ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द जुरिसडिक्शन, ये भी हमारा सही नहीं है इसके अनुसार, बेलेबल ऑफेंस के अनुसार। वैसे ये अलग अलग तरीके से सही है। तो सेकंड आंसर है हमारा इस चीज़ का। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि सीआरपीसी के सेक्शन 273 के अनुसार कैसे एविडेंस हम ले सकते हैं? क्या एक्यूज़ की प्रेजेंस में लिया जा सकता है, या एक्यूज़ के साथ उसका प्लीडर भी है तब भी लिया जा सकता है, या पुलिस के प्रेजेंस में लिया जा सकता है, या ए और बी? ए और बी ये दोनों ही सही है। तो इसका हमारा आंसर होगा लास्ट वाला, क्योंकि वहाँ पर एक्यूज़ की प्रेजेंस में भी एविडेंस हो सकता है और उसके प्लीडर के साथ अगर वो है तब भी वहाँ पर हो सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है कि सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन है जो बात करता है कि जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती 24 आवर के अंतर्गत, जो कि सीआरपीसी के किस सेक्शन में डिस्क्राइब की गई है। तो जब हम सेक्शन 167 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये डिस्क्राइब किया गया है। तो इसका हमारा जो आंसर है वो है हमारा सेक्शन 167। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि सीआरपीसी के अंदर जो हमारा सीआरपीसी है उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है इन सभी में से? तो मेन कैरेक्टरिस्टिक है हमारा एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी का सेपरेशन। तो पहला हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि सीआरपीसी अमेंडमेंट बिल 1974 जो पास किया गया था लोकसभा के द्वारा, वो किस साल में, किस मंथ में, किस दिन में हमारा पास किया गया था? तो ये हमारा 5 मई 2005 के अंदर ये हमारा पास हो गया था। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि सीआरपीसी को अमेंड किया जा सकता है किसके द्वारा? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन के द्वारा, या केवल पार्लियामेंट के द्वारा, या सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के द्वारा, या फिर स्टेट लेजिस्लेशन के द्वारा? तो सीआरपीसी को अमेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा और स्टेट लेजिस्लेशन के द्वारा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि जो हमारी अमेंडमेंट थी 2005 की सीआरपीसी की, वो कब लागू हुई थी? तो ये हमारी लागू हुई थी 23 जून 2006 को। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि सीआरपीसी के अंतर्गत कितने चैप्टर हैं और कितने सेक्शन हैं? तो सीआरपीसी के अंतर्गत टोटल
37 चैप्टर हैं और 484 सेक्शंस जो हैं इसके अंतर्गत शामिल की गई है। अब बात करते हैं कि इन सभी में से कौन सी हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट मानी जाती है। तो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है ये हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट मानी जाती है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि जहां पर सीआरपीसी में ऑफेंस की क्लासिफिकेशन की गई है, कहां पर की गई है? क्या 320 सेक्शन में, फर्स्ट शेड्यूल में, सेकंड शेड्यूल में या 482 सेक्शन के अंदर? तो जब हम फर्स्ट शेड्यूल देखते हैं तो वहां पर ऑफेंस की क्लासिफिकेशन की गई है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन के बारे में कि नॉन बेलेबल ऑफेंस का क्या मतलब होता है। जहां पर एक्यूज के पास बेल का राइट नहीं है, बेल पर रिलीज होने का राइट नहीं है। दूसरा है ग्रांटिंग ऑफ बेल इज डिस्क्रिएशन विद द कोर्ट बट द डिस्क्रिएशन हैज़ बीन एक्सरसाइज ऑन वेल एस्टेब्लिश प्रिंसिपल फॉर ग्रांटिंग ऑफ बेल। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है कि वहाँ पर नॉन बेलेबल केसेस में बेल हमारे पास एज ए राइट अवेलेबल नहीं होती, कोर्ट का डिस्क्रिएशन होता है, हमें पर्याप्त ग्राउंड बताना होता है कि इस कारण से हमें बेल दी जाए। तो सेकंड जो हमारा जवाब है वो बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि बेलेबल ऑफेंस क्या होता है। बेलेबल ऑफेंस का क्या मतलब है, डेफिनेशन पूछ रहा है। क्या वो ऑफेंस जो कि शो हो रहा है बेलेबल फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत, या वो ऑफेंस जो कि बेलेबल है किसी अदर लॉ में फॉर द टाइमिंग, यानी कि तब जहां पर ये बताया गया हो, कोई भी नया लॉ हो जो ये कहता हो कि ये बेलेबल ऑफेंस है, या ये दोनों ही सही है ए और बी, या फिर इसमें से कोई भी सही नहीं है। तो हमारे ये दोनों ही सही हैं, दोनों ही बात कर रहे हैं बेलेबल ऑफेंस के बारे में। साथ ही हमें यहाँ पर पूछ लिया जाता है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन निकल कर आता है कि बेलेबल ऑफेंस को कहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 2A में बेलेबल ऑफेंस की बात की गई है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि कंप्लेंट रिलेटेड है किस चीज़ से। क्या वो कॉग्निजेबल ऑफेंस से संबंधित है, या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से, या इन दोनों से, या वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो सकती है एज ए पुलिस के पास पावर नहीं है ऐसे केसेस को इन्वेस्टिगेट करने की। तो यहाँ पर हमारा थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। कंप्लेंट कॉग्निजेबल भी हो सकती है, कंप्लेंट जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की भी हो सकती है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दोनों की हो सकती है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि कंप्लेंट जो है वो रिटन में हो सकती है या ओरल में हो सकती है। तो ये हमारी दोनों में हो सकती है। साथ ही सेक्शन 2D के अंतर्गत कंप्लेंट के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर क्या कर सकते हैं। कैन नॉट अरेस्ट एन एक्यूज्ड विदाउट एन वारंट। क्या ऐसा कर सकते हैं? कीप इन द एक्यूज्ड इन कस्टडी विदाउट ए रिमांड ऑर्डर, यानी बिना रिमांड ऑर्डर के वो पुलिस की कस्टडी में उसे रख सकते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि उसे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि मजिस्ट्रेट कि वहाँ पर आवश्यकता नहीं होती मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने की ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए लायबल होता है, या फिर उसको अरेस्ट किया जा सकता है बिना वारंट के। बिल्कुल सही है, हमारा लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि इन सभी सेक्शंस में से कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 2 जो कि डेफिनेशन की बात करता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे MCQ वहाँ से निकल कर आते हैं। तो कहाँ पर डिफाइन किया गया है कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, तो सेक्शन 2C जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात की गई है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में
कि कौन सा सेक्शन है जहां पर ऑफेंस वर्ड को डिफाइन किया गया है। तो ऑफेंस वर्ड को डिफाइन किया गया है 2N के अंदर। ये हमारा 2N है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो ऑफेंस का क्या मतलब होता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि सेक्शन 2H में क्या डिफाइन किया गया है। क्या इन्वेस्टिगेशन की बात की है, चार्ज की बात की गई है, इंक्वायरी की बात की गई है या फिर ऑफेंस की। तो सेक्शन 2H हमारा बात करता है इन्वेस्टिगेशन के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वेस्टिगेशन की यहाँ पर क्या बात की गई है कि वो सभी प्रोसीजर जो कि इस कोड के अंतर्गत फॉलो किए जाएंगे पुलिस ऑफिसर के द्वारा एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि CRPC के किस सेक्शन में विक्टिम वर्ड को डिफाइन किया गया है। तो विक्टिम वर्ड को डिफाइन किया गया है 2WA के अंतर्गत। विक्टिम का क्या मतलब होता है, यानी कि जो कोई भी व्यक्ति सफ़र कर रहा है किसी भी तरह के इंजरी से, किसी भी तरह के लॉस से, किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए एक्ट के द्वारा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि CRPC के सेक्शन 2X में जो वारंट केस के बारे में डिफाइन किया गया है, क्या ये जो वारंट केस है इसमें जो ऑफेंस है वो पनिशेबल होगा डेथ के साथ, सही है, या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ के साथ, सही है, या फिर इम्प्रिजमेंट जिसकी टर्म कितनी हो सकती है, ये यहाँ पर क्वेश्चन है। तो उसकी टर्म कितनी हो सकती है, 2 साल तक बढ़ सकती है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में कि जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर इन सभी में से कौन सी प्रोसीडिंग शामिल होती है। तो इंक्वायरी और ट्रायल जो है वो शामिल होता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में जो संबंधित है कि CRPC के अंदर जो इंक्वायरी वर्ड है वो इन सभी में से किस चीज़ को शामिल करता है। क्या वो जुडिशियल प्रोसीडिंग को शामिल करता है, पुलिस प्रोसीडिंग को शामिल करता है, प्राइवेट प्रोसीडिंग को शामिल करता है, या फिर स्पेशल प्रोसीडिंग को शामिल करता है। तो इंक्वायरी के अंतर्गत हमारी जुडिशियल प्रोसीडिंग शामिल होती है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि समन केसेस के अंतर्गत कोई भी ऑफेंस जो पनिशेबल होगा कितने इम्प्रिजमेंट के लिए, वो समन केस जो है वहाँ पर इम्प्रिजमेंट 2 साल से ज़्यादा नहीं होती है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न क्या है कि एज पर द अमेंडमेंट एक्ट 2008 वर्ड इंसर्ट किया गया था WA में कौन सा वर्ड, विक्टिम वर्ड। विक्टिम वर्ड का क्या मतलब होता है कि कोई भी पर्सन जो किसी तरीके से क्या कर रहा है, उसको लॉस हो रहा है, उसको इंजरी हो रही है किसी के एक्ट के कारण। और साथ ही इस डेफिनेशन के अंतर्गत और किस चीज़ को शामिल किया गया था चार्ज के अंदर। क्या विक्टिम के गार्जियन और लीगल हेयर को, नेबरर को विक्टिम के, या विक्टिम के क्लोज फ्रेंड को। तो विक्टिम के जो गार्जियन और लीगल हेयर है इसको शामिल किया गया था। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि कॉग्निजेबल केसेस के अंदर पुलिस के पास पावर होती है कि वो बिना वारंट के उसे अरेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार इसे पूछा गया है, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा डिक्लेयर कर सकती है किसी टाउन या स्टेट को, क्या कर सकती है, मेट्रोपॉलिटन सिटी या टाउन वहाँ पर कह सकती है। कब, जब वहाँ पर क्या उसकी जो पॉपुलेशन है उसकी पॉपुलेशन की जो काउंटिंग है वो 10 लाख से ज़्यादा है या 10 लाख से कम है, 5 लाख है, या इन सभी में से कोई नहीं है। 10 लाख से ज़्यादा होगी तो वहाँ पर उसे हम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मानेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि इन सभी में से कौन सी सही स्टेटमेंट है। तो इसमें से स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश ए कोर्ट ऑफ सेशन विद द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट, सही नहीं है।
स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश ए कोर्ट ऑफ सेशन, बिल्कुल सही है, तो सेकंड हमारा इसका जवाब है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि असिस्टेंट सेशन जज अपॉइंटेड बाय, किसके द्वारा अपॉइंट किया जा सकता है, तो वो हमारा अपॉइंट किया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा स्टेट की कंसल्टेशन के बाद, साथ ही सेशन जज को भी इसी तरीके से अपॉइंट किया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के द्वारा कि जो सीजीएम है वो पास कर सकते हैं कितना सेंटेंस, कितनी इम्प्रिजमेंट दे सकते हैं, तो कोई भी इम्प्रिजमेंट जो कि 7 साल से ज़्यादा नहीं होगी वो सीजीआई के द्वारा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा पास की जा सकती है। यहाँ पर मैंने एक हायरार्की लिखी है जिस तरीके से कि कौन कितनी पनिशमेंट यहाँ पर डिफाइन कर सकता है। तो हाई कोर्ट की बात करें तो कोई भी पनिशमेंट और कोई भी फाइन, सेशन कोर्ट की बात करें तो सेशन जज जो है कोई भी पनिशमेंट दे सकता है, कोई भी फाइन दे सकता है, लेकिन जब हम बात करें डेथ पेनल्टी की तो वो हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ, जो कि डिफाइन की गई है सेक्शन 28 और 366 के अंतर्गत। अब हम बात करें एडिशनल सेशन जज की तो ये कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, कोई भी फाइन, और हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। असिस्टेंट सेशन जज की बात करें तो 10 साल प्लस अपना फाइन ये दे सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तो 7 साल प्लस कोई भी फाइन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल प्लस 10,000 रुपये तक का जुर्माना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 साल तक की पनिशमेंट और 5,000 रुपये तक का फाइन दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट का लोकल ज्यूरिसडिक्शन है वो किसके कंट्रोल के अंडर होगा, क्या वो स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, या फिर हाई कोर्ट के द्वारा जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, या फिर इन सभी में से कोई भी नहीं है। उसका नियंत्रण होता है हाई कोर्ट बाय सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि who can make a rule and give special order from time to time consistent with CRPC as the distribution of business among the subordinate judicial magistrate, यानी कि जो निचली सबॉर्डिनेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट है समय समय पर सीआरपीसी के प्रोविज़न के अनुसार कौन जो बिजनेस है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, तो हमारे सीजीएम ऐसा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी कोर्ट, कितनी नंबर ऑफ कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिसाइड की जाएंगी कि वो इस मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन सी कोर्ट किस कोर्ट को डिस्ट्रीब्यूट होगी, यह किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है। क्या ये हाई कोर्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, सुप्रीम कोर्ट करती है, या फिर गवर्नर करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट ये सारे कार्य करती है कि किसके द्वारा यह तय किया जाएगा कि अदालत की न्यायिक मजिस्ट्रेट की संख्या कितनी होनी है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि सीआरपीसी के सेक्शन 24 के अंदर कोई भी पर्सन जो कि एलिजिबल होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए केवल तभी जब वो एडवोकेट जिसका एक्सपीरियंस नॉट लेस देन कितने से कम नहीं होना चाहिए, क्या 7 साल, 5 साल, 3 साल या 10 साल, तो 7 साल से उसका कम नहीं होना चाहिए एज एन पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि सीआरपीसी के सेक्शन 24 के सबसेक्शन 1 में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्ड है वो इंसर्ट करता है किसको, एक या एक से ज़्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, 2 या 2 से ज़्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, एटलीस्ट 5 पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, या फिर इन सभी में से कोई भी नहीं। तो वहाँ पर बात की गई है एक या एक से ज़्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। अब हम बात करते हैं कि कौन ऑथोराइज होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अपॉइंटमेंट के लिए। डिस्ट्रिक्ट के लिए जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं उनको कौन
अपॉइंट करने के लिए ऑथोराइज होता है, तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट ऑथोराइज होती है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि एक पर्सन जो कि एलिजिबल है अपॉइंट होने के लिए एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कब, जब उसके पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या उसके पास 5 साल, 6 साल, 7 साल या 3 साल। तो 7 साल दोनों के बारे में सेम बताया गया है, चाहे वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो या वो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, दोनों के लिए अगर वो एडवोकेट उसके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी बन सकता है, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी बन सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि सीआरपीसी के सेक्शन 24 के अंतर्गत जो प्रोविज़न दिया गया है वो किस बारे में बात करता है, किसकी अपॉइंटमेंट की बात करता है, क्या वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करता है, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करता है, पब्लिक अथॉरिटी की बात करता है या फिर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव की बात करता है। तो जब हम सेक्शन 25 को पढ़ते हैं सीआरपीसी के, तो वहाँ पर बात की गई है एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लेकर आएंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एआईबी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज वाई जी के साथ।